हेलो प्यारे छात्रों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी क्लास बोर्ड में। प्यारे छात्रों, आप मैट्रिक बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि मैंने साइंस से 30 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकाल कर लाया हूं, जो आपके परीक्षा के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप सभी छात्रों को 30 में से 20 सही कर जानी है, जिसके लिए आपको 2 से 4 सेकेंड का टाइम दिया जाएगा। अगर आप 30 में से 20 सही कर लेते हो तो आप मेरे कॉमेंट बॉक्स में बताना, मैं उसका जरूर रिप्लाई करूँगी कि आपकी मैट्रिक बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसी चल रही है और आप मैट्रिक बोर्ड एग्जाम को लेकर कितना सीरियस है। तो चलिए प्यारे छात्रों, पहले नंबर प्रश्न से शुरू करते हैं। पहला नंबर प्रश्न जो आप सभी छात्रों के सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का पक्ष दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है? तो ऑप्शन ए है समतल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सभी छात्रों के पास 2 से 4 सेकेंड का समय दिया जा रहा है। इसका सही जवाब क्या हो जाए, चलिए हम मुझे बताइए। तो जिन छात्रों का जवाब ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रही है, उनका सही जवाब हो जाएगा। अब थोड़ा मैं चित्रों के माध्यम से समझा देने के लिए चाहता हूं। यह जो मिरर देख रहे हैं, यह साइड मिरर बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? साइड मिरर बोलते हैं। और ये जो दर्पण होता है, ये उत्तल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण का कार्य क्या होता है? पीछे का दृश्य में जो वस्तु बड़ा होता है, उस वस्तु को छोटा करके दिखाना। उत्तल दर्पण का क्या काम होता है? किसी भी वस्तु को छोटा करके दिखाना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले नंबर प्रश्न है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त है? तो ऑप्शन ए है समतल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल दर्पण और ऑप्शन सी उत्तल दर्पण और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आप सभी छात्रों के पास 2 से 4 सेकंड का टाइम है। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण। जिन छात्रों का जवाब ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहा है, उनका सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह जो आप भाई को देख रहे हैं, यह किसी नाई के दुकान में बैठे हैं। और कहाँ बैठे हैं? तो दर्पण के सामने बैठे हैं। वह दर्पण क्या है? तो अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण का कार्य क्या होता है? कोई भी वस्तु को बड़ा करके दिखाना, यानी कि बाल जो दिखता है वो बड़ा दिखे, ताकि एक भी बाल छूटे ना। तो वह कौन सा दर्पण होता है? तो अवतल दर्पण होता है। जिन भाई का जवाब ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहा है, उनका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। ग्रहणी भाग है। ऑप्शन नंबर ए मुख गुहा का, ऑप्शन नंबर बी अमाशय का, ऑप्शन नंबर सी छोटी आंत का, ऑप्शन नंबर डी बड़ी आंत का। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? चलिए मुझे बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, जिन छात्रों का जवाब ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रही है, उनका सही जवाब हो जाएगा छोटी आंत का। ग्रहणी भाग किसका है? तो छोटी आंत का है। चलिए अगले नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। तो ऑप्शन ए है वसा, ऑप्शन बी हार्मोन, ऑप्शन सी हीमोग्लोबिन और ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट। तो रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है किसका है? तो हीमोग्लोबिन के है। किसका है? हीमोग्लोबिन के है। जिन छात्रों का जवाब ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रही है, उनका सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 5वां नंबर प्रश्न है, आरबीसी की जीवन अवधि होती है। तो ऑप्शन ए है 120 दिन, ऑप्शन बी है 180 दिन, ऑप्शन सी है 80 दिन और ऑप्शन डी है 220 दिन। तो आरबीसी की जीवन अवधि है। तो आरबीसी की जो फुल फॉर्म होता है, रेड ब्लड सेल होता है, इसकी अवधि कितनी होती है? तो जिन छात्रों का जवाब ऑप्शन नंबर ए की तरफ जा रही है, उनका करेक्ट जवाब हो जाएगा 120 दिन का होता है। आरबीसी की जीवन अवधि कितनी होती है? 120 दिन के। इसे आप लोग बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेना है, क्योंकि परीक्षा में बार बार प्रश्न दोहराया जाता है। चलिए अगले नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। पौधों में शोषण होता है। तो जड़ में, पत्तियों में, तना में और इनमें से सभी। तो आप सभी छात्रों के पास पता है 2 से 4 सेकेंड का टाइम मिल जाता है बोलते बोलते। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो पौधों में जो शोषण होता है, वो जड़ से भी लेता है, पत्तियों में से भी लेता है और तना में, और इनमें से माने कि मान लो सभी में से लेता है। क्या में से लेता है? इनमें से सभी में से लेता है, जड़ में से भी, पत्तियों में और तनों में से। चलिए इनका हो जाएगा सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए अगले नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 7वां नंबर प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण होता है। तो ऑप्शन ए है रात में, ऑप्शन बी दिन में, ऑप्शन सी रात दिन और ऑप्शन डी सुबह शाम। तो प्रकाश संश्लेषण कब होता है? तो प्रकाश संश्लेषण, जिन छात्रों का जवाब ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रही है, उनका सही जवाब हो जाएगा। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण जो होता है, वह सूर्य के उपस्थिति में होता है। कोई भी पौधा अपना प्रकाश संश्लेषण कब करता है? तो सूर्य के उपस्थिति में होगा। अगर प्रकाश उपस्थित नहीं रहेगा तो कोई भी पौधा अपना प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएगा। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जो होता है वह दिन में न होगा, क्योंकि सूर्य तो दिन में दिखाई देता है, तो प्रकाश संश्लेषण भी दिन में होगा। चलिए इसका सही जवाब क्या हो गया? तो दिन में। चलिए अगले नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। वह कौन प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन कहलाता है? ऑप्शन ए है शोषण, ऑप्शन बी पोषण, ऑप्शन सी उत्सर्जन और ऑप्शन डी उत्तन
शीलता। तो वह कौन प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन कहलाता है? तो जिन छात्रों का जवाब ऑप्शन नंबर ए की तरफ जा रही है उनका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि शोषण जो है ऊर्जा का उत्पादन है। शोषण के बगैर शरीर में कुछ नहीं हो सकता है, माने शरीर रह नहीं सकता। चलिए अगले नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। मनुष्य की आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? तो ऑप्शन ए है 8 से 10 मीटर, ऑप्शन बी 6 से 8 मीटर, और ऑप्शन सी 2 से 4 मीटर, और ऑप्शन डी 1 से 2 मीटर। तो मनुष्य के जो आहार नाल की लंबाई होती है वो 8 से 10 मीटर होती है। माने कि जहाँ जहाँ से मेरा भोजन गुजरती है ना उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आहार नाल बोलती है। तो उसकी लंबाई कितनी होती है? तो 8 से 10 मीटर होती है। जिन छात्रों का जवाब ऑप्शन नंबर ए की तरफ जा रही है उनका आंसर सही हो जाएगा। आप लोगों को बोलते बोलते 2 से 4 सेकेंड का टाइम मिल जाता है, तो आप लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 10वां नंबर प्रश्न है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश का जो अपवर्तन का नियम है वो 2 है, और परावर्तन का भी नियम 2 ही होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2। जिन छात्रों का जवाब ऑप्शन नंबर बी के तरफ जा रही थी उनका आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 11वां नंबर प्रश्न है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? हमेशा उल्टा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी हमेशा सीधा, ऑप्शन नंबर सी उल्टा भी और सीधा भी, ऑप्शन नंबर डी कुछ निश्चित नहीं है। तो उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा सीधा बनता है। कैसा बनता है? हमेशा सीधा बनता है और वस्तु से छोटा भी बनता है। चलिए यहाँ पे हमेशा सीधा है तो हमेशा सीधा ही दीजिए। चलिए इसका सही जवाब हो गया हमेशा सीधा। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। तो ऑप्शन ए है कम, ऑप्शन बी ज्यादा, ऑप्शन सी समान, और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो वायु में प्रकाश की चाल निर्वात माने होता है कि कोई भी वहां पे हवा नहीं पहुंच पाती है, तो उसे निर्वात बोलते हैं। तो वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। तो जिन छात्रों के जवाब ऑप्शन नंबर ए की तरफ जा रही है उनका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि वायु में जो होता है वह प्रकाश की चाल बहुत कम होती है और निर्वात में ज्यादा होती है। तो पूछ रहा है वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा कितनी होती है? तो कम होती है। जिन छात्रों का ऑप्शन नंबर ए की तरफ जा रहा था उसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 13 नंबर प्रश्न है, मृतोपजीवी का उदाहरण है। तो ऑप्शन ए है अमीबा, ऑप्शन बी गोबरछत्ता, ऑप्शन सी ओरहुल, और ऑप्शन डी अम्रवेल। तो मृतोपजीवी का उदाहरण क्या होगा? तो यह जो देख रहे हैं यह गोबरछत्ता है, माने यह जो अपना पोषण ग्रहण करता नहीं, या किसी सड़े गले स्थान से ग्रहण करता है, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम मृतोपजीवी कहेंगे। तो इसका उदाहरण जो होगा मृतोपजीवी होगा। जिन छात्रों का जवाब ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रही है उनका सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सही जवाब हो गया। चलिए अगले नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो ऑप्शन ए है पिल्ट कोच, ऑप्शन बी है क्राउन कोच, ऑप्शन सी है नीलम, और ऑप्शन डी है हीरा। तो निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो छात्रों आप लोगों को तो पता ही होगा कि 2 से 4 सेकेंड का मैंने बोलते बोलते टाइम बिता देते हैं, तो इसी में आप लोग क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास कीजिए। तो चलिए प्यारे छात्रों, इसका जो अपवर्तनांक होगा वो सबसे ज्यादा हीरा का होता है। किसका होता है? सबसे ज्यादा हीरा का अपवर्तनांक होता है, इसे याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बन सकता है। तो ऑप्शन ए है केवल आभासी प्रतिबिंब, ऑप्शन बी है केवल वास्तविक प्रतिबिंब, और ऑप्शन सी है दोनों ए एवं बी, ऑप्शन डी है दोनों में कोई नहीं। तो अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है वो केवल आभासी और वास्तविक भी बनता है। तो इसका सही जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माने कि ए और बी दोनों, वास्तविक और आभासी। चलिए अगले नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 12.5 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। तो ऑप्शन ए है 6.25 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 12.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है 50 सेंटीमीटर। तो एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 12.5 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो उसकी जो वक्रता त्रिज्या होगी 25 सेंटीमीटर होगी। कितना होगी? 25 सेंटीमीटर होगी। चलिए अगले नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। रासायनिक किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को कहा जाता है। तो ऑप्शन ए है ऑक्सीकारक, ऑप्शन बी है अवकारक, ऑप्शन सी है अभिकारक, और ऑप्शन डी है प्रतिपल। तो रासायनिक किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो अभिकारक क्या कहा जाता है। जिन छात्रों के जवाब ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रही है उनका आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को देखते हैं। Na2SO4 + BaCl2
के साथ BaSO4+2NaCl उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया है। तो ऑप्शन ए है संयोजन अभिक्रिया, और ऑप्शन बी है वियोजन अभिक्रिया, ऑप्शन सी है द्विविस्थापन अभिक्रिया, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जिन छात्रों का जवाब ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रही है उनका सही जवाब हो जाएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया होता है। क्या होता है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। चलिए अगले नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में कौन दहन अभिक्रिया है? तो ऑप्शन ए है उबलता हुआ जल, ऑप्शन बी है मोम का पिघलना, ऑप्शन सी है पेट्रोल का जलना, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में कौन दहन अभिक्रिया? तो दहन अभिक्रिया जो होता है वो पेट्रोल का जलना होता है। जिन छात्रों का जवाब ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रहे हैं उनका आंसर सही एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अंग श्वसन से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन ए है फेफड़ा, ऑप्शन बी है ट्रेकिया, और ऑप्शन डी है यकृत, और ऑप्शन सी है गिल्स। तो निम्नलिखित में कौन सा अंग श्वसन से संबंधित नहीं है? तो यकृत जो है वह श्वसन से संबंधित नहीं है। इसे याद रखना है, ये परीक्षा के पर्पज से बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 21 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर के विभिन्न भागों में धमनियां विभक्त होकर क्या बनाती है? तो ऑप्शन ए है धमनिकाएं, ऑप्शन बी है कोशिकाएं, और ऑप्शन सी है सिराएं, और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो मानव शरीर के विभिन्न भागों में धमनियां विभक्त होकर क्या बनाती है? तो धमनिकाएं बनाती है। जिन छात्रों का जवाब ऑप्शन नंबर ए की तरफ जा रहा था उनका आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को देखते हैं। 22 नंबर प्रश्न है, अंडाणु निषेचित होता है? तो ऑप्शन ए है योनि में, ऑप्शन बी है गर्भाशय में, ऑप्शन सी है फैलोपियन नलिका में, ऑप्शन डी है अंडाशय में। तो अंडाणु निषेचित कहाँ होता है? फैलोपियन नलिका में होती है। कहाँ होती है? फैलोपियन नलिका में। इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। चलिए अगले नंबर की प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक लिंगी पादप का उदाहरण है अथवा एक लिंगी पुष्प के उदाहरण है? तो ऑप्शन ए है पपीता, ऑप्शन बी सरसों, ऑप्शन सी अड़हुल, और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो एक लिंगी पादप का उदाहरण है अथवा एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पपीता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पपीता। चलिए अगले नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। फूल का कौन सा भाग बदलता है? तो ऑप्शन ए है पुंकेसर, ऑप्शन बी स्त्रीकेसर, ऑप्शन सी अंडाशय, और ऑप्शन डी बीज। तो फूल का कौन सा भाग बदलता है? तो अंडाशय का बदलता है। किसका बदलता है? तो अंडाशय का बदलता है। ऑप्शन नंबर सी जिन छात्रों का जवाब जा रहा था उनका सही हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। किशोर अवस्था में होने वाली परिवर्तन की अवस्था को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए है वयस्क, ऑप्शन बी प्यूबर्टी, और ऑप्शन सी प्रीकव, और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो यहाँ पे जिन छात्रों का जवाब ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रही है उनका सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 26 नंबर प्रश्न है, वायुमंडल में प्रकाश का रंग वर्ण अधिक परिकीर्ण करता है? ऑप्शन ए है लाल, ऑप्शन बी है नीला, ऑप्शन सी है पीला, और ऑप्शन डी है नारंगी। तो प्रश्न कर रहा है वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण अधिक परिकीर्णन करता है, माने कौन सा जो रंग है वह अधिक परिकीर्णन दिखता है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नीला, नीला दिखता है। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणें का अधिकांश परिवर्तन होता है? तो ऑप्शन ए है नेत्रोद अंतर पृष्ठ पर, ऑप्शन बी है कोर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, ऑप्शन सी है अभिनेत्र के अंतर पृष्ठ पर, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या जवाब हो जाएगा? इसका जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। क्या होता है? कोर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है? तो ऑप्शन ए है समरूप, ऑप्शन बी है त्वरूप, ऑप्शन सी है अपसरित, ऑप्शन डी है अवमंदित। तो चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति क्या होती है? तो जिन छात्रों का जवाब ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रही है उनका सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को देखते हैं। मनुष्य के युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन ए है 23, ऑप्शन बी 46, ऑप्शन सी 22, ऑप्शन डी 22 जोड़ा। तो मनुष्य में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है ना वो 46 होती है। कितना होती है? 46 होती है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। चलिए अगले नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं जो लास्ट है। पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनता है? पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनता है? तो ऑप्शन ए है बृहदल, ऑप्शन बी है पंखुड़ी, ऑप्शन सी पुंकेसर, और ऑप्शन डी स्त्रीकेसर। तो इसका जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पुंकेसर होता है। कि आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे चल रही है, आप मैट्रिक बोर्ड एग्जाम को लेकर कितना सीरियस हैं, और आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 30 में से 30 सही कर लिए होंगे तो आपको यहाँ से 8 और 10 नंबर फिक्स है, यानी पक्का आपको 8 से 10 नंबर आएगा ही आएगा। तो प्यारे छात्रों अब वीडियो को करते हैं समाप्त। जब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।